आइए इस वीडियो में जो कि है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3, इसमें हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फाइल एंड डायरेक्टरीज़ के बारे में जो हमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ हमारी फाइल्स हैं और कुछ हमारी डायरेक्टरीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ETC के अंदर init.d, ये एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर एक फ़ाइल होती है नेटवर्क्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ETC के अंदर init.d ये एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारी स्क्रिप्ट फाइल पड़ी हुई होती हैं, यानी एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट फाइल पड़ी हुई होती हैं। और इसे हम इन स्क्रिप्ट्स को हम डायरेक्टली भी स्टार्ट या रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर सर्विस कमांड के थ्रू। चलिए मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, हमारी एक जो डायरेक्टरी है ETC, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है init.d, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है हमारी नेटवर्क्स के नाम की। आप इसे देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। ls/etc के अंदर init.d, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी सारी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमारी या एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, जिनमें से हमारी इसमें एक नेटवर्क भी है। तो चलिए, जैसे सपोज़ करो मुझे अपनी सर्विस को, नेटवर्क सर्विस का स्टेटस चेक करना है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सर्विस नेटवर्क स्टेटस ऐसा ही लिखता हूँ, जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है या जो भी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ETC के अंदर init.d के अंदर नेटवर्क एंड स्टेटस। तो इससे भी आप देख रहे हो कि दोनों कंडीशंस में ही हमारा सेम आउटपुट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस स्क्रिप्ट का पाथ डायरेक्टली लिख के और उसके पीछे आप स्टेटस, स्टार्ट या रीस्टार्ट जैसी कमांड डाल सकते हैं। अदरवाइज आप उसे सर्विस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि सर्विस नेटवर्क स्टेटस, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, सर्विस नेटवर्क स्टार्ट। चलिए मैं आपको इसे स्टॉप करके या रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे स्टेटस की जगह पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीस्टार्ट, तो आप देख सकते हो कि ये सर्विस हमारी इस स्क्रिप्ट के थ्रू भी रीस्टार्ट हो गई है। और अगर आप जनरली अगर आप देखना चाहते हो तो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो बेसिकली दोनों की दोनों जो हमारी चीज़ें हैं, दोनों का ही काम सेम है और उसे हम सर्विसेज के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम चाहें तो डायरेक्टली बात दे के और उसे वहाँ से स्टार्ट या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ये जो सर्विसेज हैं, जैसे जैसे हम नेटवर्क की सर्विसेज को बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करते जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्विसेज जो हैं वो, या नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट जो हैं वो बढ़ती जाती हैं उस सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए पहली हमने पे देखा कि सबसे पहले कि इसका क्या कैसे यूज़ करते हैं। ये जो मेरी डायरेक्टरी है उसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, और उसके अंदर मैंने आपको नेटवर्क्स वाला एग्जांपल भी देके बताया। और चलिए सेकंड देखते हैं, ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क्स, इसके अंदर क्या होता है। तो बेसिकली ये एक फ़ाइल होती है। चलिए मैं आपको इसे एडिट करके दिखाता हूँ। vi मेरा एक एडिटर है, vim/etc के अंदर नेटवर्क्स। देखिए, इसे जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, मैंने शायद गलत कमांड एक ओपन कर ली, और आप देख सकते हो कि vi के अंदर, ETC के अंदर, sysconfig के अंदर, vi एडिटर के थ्रू देखता हूँ मैं कि ETC के अंदर sysconfig के अंदर मेरी एक नेटवर्क, आप देखो इस नेटवर्क को देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें कि सारी की सारी ग्लोबल सेटिंग पड़ी हुई होती हैं, जिसमें कि मेरा लिखा हुआ है नेटवर्क यस और होस्ट नेम क्लाइंट। देखिए होस्ट नेम क्या है, पूरे कंप्यूटर पे इफेक्टिव होता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे इसमें 4 इंटरफेस या 4 लैन कार्ड लगे हुए हैं, तो एक लैन कार्ड के लिए डिफरेंट होस्ट नेम है, दूसरे लैन कार्ड के लिए डिफरेंट होस्ट नेम है। देखिए आप देख सकते हो होस्ट नेम पूरे सिस्टम के लिए कॉमन होता है।
उसी तरीके से ये जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग इक्वल टू यस लिखा हुआ है, तो नेटवर्किंग इक्वल टू यस लिखा हुआ है, ये भी पूरे सिस्टम के लिए इफेक्टिव होता है। अगर मैं नेटवर्किंग इक्वल टू नो कर दूंगा तो कोई भी नेटवर्किंग का डिवाइस एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरफेस बेस्ड नहीं होती है। इसके अंदर जो सेटिंग पड़ी हुई हैं वो ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं। अगर आप अपना होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लाइंट की जगह पे आप कुछ और लिख सकते हो। आई जो है हमारी इंसर्ट कमांड है वी आई एडिटर की, और आप यहाँ पे क्लाइंट की जगह पे सपोज करो आप क्लाइंट 1 कर देते हो तो इसका होस्ट नेम क्या हो जाएगा, क्लाइंट 1। चलिए मैं इसे एस्केप करके और कॉलन WQ के साथ में इसे सेव कर देता हूँ। तो आपने सेकंड के बारे में पढ़ा कि हमारे जो ETC के अंदर सिसकॉन्फिग के अंदर नेटवर्क नाम की फाइल का क्या यूज़ है। चलिए हम तीसरी फाइल को देखते हैं, /etc sysconfig network minus scripts। इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली ये भी क्या होती है, ये भी एक डायरेक्टरी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई होती हैं नेटवर्क से रिलेटेड स्क्रिप्ट पड़ी रहती हैं, जो कि सारी की सारी इंटरफेस को अप या डाउन करने से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि चलिए मैं देखता हूँ किस तरीके से मैं इसे, चलिए मैं ls करके इसका पाथ देखना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए if config स्पेस -eth0 हो गई आपकी, if down eth, if down IPPP, if down IP वर्जन 6, if down ISDN, if down टनल। तो आप देख रहे हो if down if up से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। यानी कि इसमें क्या है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स बना दी गई हैं, और वो किस लिए कि हमारे इंटरफेस जो हैं जो वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ISDN के लिए हम ISDN को डाउन करने के लिए ISDN वाले का यूज़ किया जाता है, और हमारे ETS को डाउन करने के लिए ETS का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट्स अलग अलग बना दी गई हैं जो ज़्यादातर इंटरफेस को अप या डाउन करने से रिलेटेड हैं, और वो भी अलग अलग इंटरफेस के हिसाब से अलग अलग स्क्रिप्ट्स यहाँ पे बना दी गई हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर नेटवर्क के जो डिवाइसेस होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उन्हें अप या डाउन करने के लिए स्क्रिप्ट्स पहले से बनी हुई पड़ी रहती हैं। चलिए इसके बारे में जो फोर्थ हमें देखना है कि इसके अंदर एक फाइल होती है जो है ifcfg-eth0। इसे आपने देखा कि यहाँ पे आप इसे देख सकते हो कि ifcfg-eth0। ये देखिए ये बहुत ही ज़रूरी कमांड है, और बहुत ही ज़रूरी कमांड है, आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए चलो मैं इसे एक एडिटर के थ्रू ओपन कर लेता हूँ। सिसकॉन्फिग के अंदर नेटवर्क माइनस स्क्रिप्ट्स के अंदर ETS0 आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं आ रही हैं। तो बेसिकली जैसे आप देखोगे डिवाइस, तो डिवाइस का मतलब क्या है, टाइप ऑफ डिवाइस के बारे में यहाँ पे ही हमें बता रहा है। जैसे ETS0 इंडिकेट करता है हमारे इथरनेट 0 को, ठीक है। जैसे कि बूट प्रोटोकॉल यानी बूट होने के टाइम पे ये IP कहाँ से उठाएगा। अगर मेरा ये DHCP सर्वर से IP उठाना आप चाहते हो कि ये DHCP सर्वर से IP उठाए, तो आप यहाँ पे DHCP दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करे, तो यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ होगा। फिलहाल मेरा IP जो है वो DHCP पे सेट है, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, DHCP। ऐसे ही NM कंट्रोल्ड यस, देखो आपको DHCP के बारे में हो गया, या इससे रिलेटेड कई सारे टर्म हैं जिनमें हमारे के नेटवर्किंग की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आप उसके लिए मेरे चैनल पे जाके या मेरे ब्लॉग पे जाके उन चीज़ों को सर्च कर सकते हो, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई हैं। और आप जैसे कि मेरा एक ब्लॉग है जो है www.leloknowledge.blogspot.com, यहाँ पे जाके आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने चीज़ों को काफ़ी ठीक सही से अरेंज किया हुआ है। और अगर आप मेरी वीडियोस के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हो, यानी मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ तो अपने आप ही वो आपकी ईमेल में पहुँच जाएंगी, आपको बार बार चैनल पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसके लिए मेरे इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि मेरा चैनल है www.youtube.com/user/leloknowledge।
तो आप यहाँ पे जाके और आपको DHCP से रिलेटेड लाइनेक्स के लिए आप DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करोगे सर्वर, और क्लाइंट की किस तरीके से DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक और है हमारा, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है हमारा डिवाइस। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइस, तो इसमें कुछ मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन्हें डायरेक्टिव्स बोलते हैं। तो एक तो है डिवाइस, तो यहाँ पे डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस का मतलब क्या होता है, कि ये बताएगा टाइप ऑफ डिवाइस, जैसे कि ETH 0 ईथरनेट के लिए दिखाएगा, और LO 0 दिखाएगा ये लूप बैक के लिए, ठीक है। तो LO दिखाएगा लूप बैक के लिए। ऐसे IP ADDR लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स आपका ये IP असाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, IP ADDR। लेकिन ये किस कंडीशन में आपको दिखाई देगा, जब हमने IP स्टैटिक कॉन्फ़िगर की हुई होगी, तो उस केस में आपको ये दिखाई देगा IP ADDR। तीसरा है नेट मास्क। नेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क को का पता लगाने के लिए, और जो भी आप IP डालोगे उसके लिए क्या सबनेट मास्क होना चाहिए। जो भी आप सबनेट मास्क डालोगे वो नेट मास्क की वैल्यू होती है। ये भी केवल उसी कंडीशन में दिखाता है जब आपने IP को स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया हुआ हो। एक है नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है, इसके नेटवर्क IP के बारे में बताता है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है IP एड्रेस लिखा हुआ है, सपोज करो 192.168.1.100। आप उसका नेट मास्क क्या लोगे, क्योंकि क्लास C का है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप मेरी IP वाली जो वीडियो बनाई हुई है आप वहाँ से उठा सकते हो। नेटवर्क क्या है, इसका नेटवर्क लिखा जाएगा 192.168.1.0। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, उसका ब्रॉडकास्ट IP क्या होना चाहिए, तो 192.168.1.255 ये इसका ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। गेटवे हमेशा हम राउटर का IP देते हैं, राउटर या मॉडम या गेटवे का जो IP होता है वो भी स्टैटिक के केस में ही दिखाया जाता है। तो सपोज करो मेरा 192.168.1.1 ये मेरा गेटवे का IP है। ऑन बूट उस केस में दिखाया जाता है कि मैं बताऊंगा कि अगर ये देखिए ऑन बूट क्या है, आपको यस या नो मैं आपको दिखाया जाएगा। तो आप ऑन बूट का समझिए कि यहाँ पे देखिए कि ऑन बूट लिखा हुआ है नो। ऑन बूट का मतलब क्या है, जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे स्टार्ट होने के साथ ही क्या मेरा नेटवर्क एडेप्टर ऑन हो जाए। अगर आप उसे रखना चाहते हो कि हाँ जैसे ही मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो अपने आप ही मेरा नेटवर्क एडेप्टर ऑन हो जाए, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑन बूट इक्वल यस। बट मैंने फिलहाल नो किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब जब मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो ये मेरा नेटवर्क अडेप्टर अपने आप ही चालू नहीं होगा, मुझे मैनुअली इफ अप कमांड से इसे ऑन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी। तो आप इसे ऑन बूट इक्वल टू, अगर आप चाहते हो कि ये बूट होने के साथ ही इनेबल्ड हो जाए तो आप यस कर सकते हो। नेम क्या है, जो एक कॉमन नेम जो भी आपने दिया हुआ है एग्जांपल के लिए सिस्टम स्पेस ETH 0, या ध्यान रखना इसे इन्वर्टेड कॉमा में हम डालते हैं क्योंकि इसमें बीच में स्पेस दिया हुआ है इसलिए। हार्डवेयर एड्रेस, ये हार्डवेयर एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है। जो मेरे डिवाइस का, जो मेरे हार्डवेयर डिवाइस का मैक एड्रेस होता है वो यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेस में आपको दिखाएगा। उसके अलावा आपको NM कंट्रोल में क्या है, आपको यस या नो दिखाया लिखा हुआ हो सकता है। सपोज करो आप यहाँ पे यस है, ऑलमोस्ट आपको यस ही रखना है क्योंकि आप चाहते हो कि क्या आपका इंटरफेस जो है वो नेटवर्क मैनेजर सर्विस के थ्रू कंट्रोल किया जाए। तो आपको यहाँ पे यस रखना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइस जो है नेटवर्क मैनेजर सर्विस जो है उसके थ्रू कंट्रोल किया जाए। और बूट प्रोटो के केस में आप यहाँ पे दो चीज़ें लिख सकते हो, आइदर स्टैटिक का किस केस में, जब आप ये IP एड्रेस, नेट मास्क, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, गेटवे, इस टाइप की चीज़ों को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टैटिक लिखना है। आप चाहते हो ये सारी चीज़ें आप मैनुअली कॉन्फ़िगर ना करो, ये ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर से इंफॉर्मेशन को उठा ले। ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को DHCP सर्वर से उठा ले। तो आपको यहाँ पे स्टैटिक की जगह पे क्या करना पड़ेगा, DHCP। लेकिन ध्यान रखना ये जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताई हैं ये तो जस्ट मैंने एक टेक्स्ट फाइल पे आपको समझाने के मकसद से बता दी हैं। आपको क्या करना है, जो ये पीछे फाइल मैंने ओपन की हुई थी, कौन सी फाइल है मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। VIM मेरा एक एडिटर है, लाइक आप नोटपैड जैसे यूज़ करते हो या फिर आप नैनो यूज़ करते हो, Gedit यूज़ करते हो, ये सारे के सारे एडिटर हैं। उसके
थ्रू मैंने इस फाइल को ओपन किया जो कि मेरी ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क माइनस स्क्रिप्ट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर ifcfg माइनस ETS0 पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसे ETS0 के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा था, इसलिए मैंने इसे ओपन किया। इसे ओपन करने के बाद इंसर्ट मोड में जाके अगर आप यहाँ पर कोई पैरामीटर और ऐड करना चाहते हो आप वो ऐड कर सकते हो, और यहाँ से कोई रिमूव करना चाहते हो तो उसे रिमूव भी कर सकते हो इसे। और उसके बाद में आप इसे सेव करना ना भूलें, और सेव करने के बाद जब तक आप सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कमांड नहीं चलाओगे तो तब तक ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं होंगी। लेकिन याद रखना, अगर फिर भी आपका इंटरफेस जो है वो डाउन आ रहा है तो आपको मैनुअली इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा इफ आप स्पेस ETS0। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक एरर आ रहा है, डिवाइस इज नॉट मैनेज्ड बाय नेटवर्क मैनेजर। तो ये मैंने बताया था आपको कि हम चाहते हैं हमारा डिवाइस जो है नेटवर्क मैनेजर सर्विस के थ्रू इसे मैनेज किया जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मैनेजर सर्विस हो सकता है काम ना कर रही हो। तो मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, सर्विस नेटवर्क मैनेजर स्टेटस, आप देखोगे कि ये रनिंग है। आप इसे दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते थे, और वो आपका तरीका है /etc के अंदर init.d के अंदर नेटवर्क मैनेजर स्पेस स्टेटस। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किया है उन अपडेट्स को अगर आप चाहते हो कि वो इफेक्ट में आ जाए तो सर्विस को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप या तो प्रीवियस कमांड जो थी मेरी, जो सर्विस नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट, उससे, या फिर आप इसके पीछे भी रिस्टार्ट भी लिख सकते हो। इससे आप देखोगे ये रिस्टार्ट हो चुकी है सर्विस, और उसके बाद में आप इफ़ आप स्पेस ETS0 चलाओगे तो ये मेरा इंटरफेस ऑन होने की कोशिश कर रहा है अब, और आप देख भी सकते हो कि ये ऑन हो चुका है। तो बेसिकली ये था आपका कि किस तरीके से आपको ifconfig माइनस ETS0 को हैंडल करना है, उससे रिलेटेड फाइल्स को हैंडल करना है, राइट। चलिए आप थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं, और वो है हमारी /etc के अंदर nsswitch.com। देखिए ETC के अंदर nsswitch.com का मतलब क्या होता है, नेम सर्वर स्विच। नेम सर्वर स्विच का मतलब क्या है, चलिए आइए हम इसे देखते हैं। होता क्या है कि जब मेरा कंप्यूटर किसी भी नाम के बेहाफ पे IP प्राप्त करना चाहता है, IP गैदर करना चाहता है, तो उसे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में हमारे या तो हमारी होस्ट फाइल उसके लिए काम कर सकती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा होस्ट फाइल के बारे में, और या फिर उसके लिए हमारे नेटवर्क में DNS लगा हुआ होना चाहिए। तो यानी बेसिकली IP नेम को IP में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, वो है एक हमारी होस्ट फाइल और दूसरा है हमारा DNS सर्वर। तो पहले अगर आप यहाँ पे सपोज करो इसे कहते हो कि भाई google.com का IP बताइए, तो google.com का IP ये कहाँ से ढूंढेगा, तो यही बात डिफाइन करती है ये वाली फाइल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि यही इस फाइल से आपको पता लगेगा कि पहले ये google.com का IP ये पहले होस्ट फाइल से पता करेगा, या फिर हमारा ये इसे DNS सर्वर से पता करेगा। तो आप इसे VIMs के थ्रू आप एडिट कर सकते हो या देख भी सकते हो, VIM के अंदर /etc के अंदर nsswitch.com। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मिल रहा है क्या, होस्ट। आपको इस लाइन का विशेष ध्यान रखना है, होस्ट के सामने लिखा हुआ फाइल्स स्पेस देके DNS। दैट मीन्स क्या है, ये पहले होस्ट फाइल को चेक करेगा। होस्ट फाइल में अगर गूगल के लिए IP है तो वो DNS के पास जाएगा ही नहीं पता करने। अगर ये होस्ट फाइल अवेलेबल नहीं है या फिर रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही, तो उस केस में ये क्वेरी को कहाँ भेजेगा, DNS के पास। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि वो होस्ट फाइल को पहले प्रायोरिटी दे या फिर DNS को। तो आप यहाँ से प्रायोरिटी टाइप की चीज़ें सेट कर सकते हो कि होस्ट मतलब ये ट्रांसलेशन की जो सर्विस है उसके लिए सबसे पहले क्या है, होस्ट फाइल को चेक करेगा, देन उसके बाद में किसे चेक करेगा, DNS को चेक करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसका यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हो। चलिए इस फाइल के बारे में आपको समझ आया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये होस्ट फाइल है क्या। तो चलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और उसे आपको पता होना चाहिए। तो होस्ट फाइल बेसिकली क्या होती है, VIM के अंदर पड़ी हुई ETC
ETC के अंदर होस्ट फाइल, आप यहाँ पे देख सकते हो host.com, तो मुझे क्या लिखना, होस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का जो भी IP है और यहाँ पे ये कंप्यूटर का नाम है। इसका मतलब क्या है कि ये होस्ट फाइल को पता है कि मेरे जो कंप्यूटर है उसका नाम था client1 और उसका IP क्या है, ये वाला जो है फिलहाल मेरे कंप्यूटर का IP है। अगर आप यहाँ पे और भी कोई ऐसी इस टाइप से एंट्री करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और उसका सिंटैक्स कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जस्ट उसका सिंपल IP डाल देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि 10.11.12.13 और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो google.com। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसी एंट्री कर रखी है तो ये गूगल के, अगर सपोज करो ये गूगल को सर्च कर रहा है तो वो DNS के पास जाने से पहले होस्ट फाइल को चेक करेगा, क्योंकि आप प्रीवियस कमांड में हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं वो आप देख चुके हो। और यहाँ पे आके वो सबसे पहले होस्ट फाइल को रीड करेगा, और गूगल की IP चाहे रियल में कुछ भी हो, बट उसके बजाय वो क्या समझेगा, गूगल की IP ये वाली है। तो बेसिकली हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट बड़े सोच समझ के करने चाहिए, और ये केवल जब ही यूज़ किए जाते हैं जब हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो और जहाँ पे हमें लगता है कि DNS सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होस्ट फाइल के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो DNS के लिए क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा नेम रिजोल्यूशन की सर्विस का ज़्यादा रोल नहीं है, तो वहाँ पे आप होस्ट फाइल से भी आप काम चला सकते हो। चलिए, और लास्ट जो कमांड है हमारी, जो लास्ट फाइल है वो मैं आपको बताता हूँ ETC के अंदर resolve.conf। तो ETC के अंदर जो resolve.conf है, कॉन्फ है, आप उसमें देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सिस्टम है आप उसको IP देते हो, और IP देने के साथ साथ क्या होता है, उसको DNS का IP भी देते हो। DNS का IP क्या होगा, वो चीज़ हम अगर किसी फाइल में एडिट करके अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए, यानी ETC के अंदर resolve.conf फाइल जो है, बेसिकली इसका बहुत बड़ा रोल है, बट आप छोटे लेवल पे सिर्फ इतना समझ सकते हो कि केवल इतना समझ सकते हो कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को ये बताना चाहते हो कि DNS का IP क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नेम सर्वर ये डाला हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, मेरा कंप्यूटर सपोज करो कोई भी नेम रेजोल्यूशन को होस्ट फाइल में सक्सेसफुल नहीं फाइंड कर पाता है, तो उस केस में वो किसके पास भेज देगा, वो इस वाले IP के पास भेज देगा। आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो resolve.conf फाइल है उसके लिए मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करते रहें, और अगर आप चाहते हो कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मेल बॉक्स में चली जाए तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर दें।